वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग जो है बिजनेस स्टडी पढ़ रहे थे और बिजनेस स्टडी में हमारा जो लेसन था, जो चैप्टर था, वो था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सेकंड चैप्टर था। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है 14 प्रिंसिपल एच डब्ल्यू फेयल के हम लोग पढ़ चुके हैं। होप आप सब ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। ठीक है। अब हम आगे जो है बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे F.W. टेलर के बारे में। ठीक है। इन्होंने अब क्या दिया, तो F.W. टेलर जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो है ये डिस्कवरर थे। ठीक है। तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या खोजा था। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो आप बोलोगे F.W. टेलर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, इन्होंने अपनी तरफ से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साइंटिफिक टेक्निक जोड़ दिया। मतलब मैनेजमेंट और साइंस दोनों मिला के इन्होंने नया बना दिया, क्या, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बना दिया। ठीक है। क्या बना दिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो भी एलिमेंट्स है उसमें साइंस का एप्लीकेशन, साइंस को इन्वॉल्व करके मैनेजमेंट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट इज नोइंग व्हाट योर management want men to do exactly and seeing to it that they do it in the best and the cheapest manner। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या किया, उसमें था कि काम होना चाहिए बस, उसमें और कुछ मतलब नहीं था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये है कि काम होना तो चाहिए ही, एग्जैक्टली जैसे चाहिए वैसे ही हो, ऐसा ना हो कि गलती हो जाए काम में होके, और साथ में वो सबसे चीपेस्ट और बेस्ट वे हो। ठीक है। तो इसमें पहले से हमें पता होना चाहिए कि जो हम काम करने जा रहे हैं यही वो तरीका है जो कि सबसे चीपेस्ट और बेस्ट तरीका है काम करने का। ठीक है। तो ये चीज़ है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेक्निक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके प्रिंसिपल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रिंसिपल इनके द्वारा दिया गया था। सबसे पहले क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और चौथा इनके द्वारा दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है प्रिंसिपल जो है वो है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। देखो बेटा, अब इसमें क्या है, ये इस रूल के हिसाब से, मतलब इस प्रिंसिपल का ये कहना है कि किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं, किसी भी काम को करने के कई सारे टेक्निक्स या तरीके अवेलेबल हैं। अब मैनेजमेंट को देखना है कि वो सबसे चीपेस्ट और बेस्ट तरीका कौन सा है जो कि उस काम को कर किया जा सके। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट किसी फर्म को करना है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो इंटरनेट की सहायता ले सकता है, टीवी पे कर सकता है, न्यूज़पेपर पे कर सकता है, रेडियो पे कर सकता है, बैनर लगा सकता है, तो कई सारे ऑप्शन है। तो मैनेजमेंट को देखना है कि वो कौन सा बेस्ट तरीका है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है। अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप टीवी को ऑप्ट करोगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन लो लेवल पर है तो न्यूज़पेपर को ऑप्ट करोगे। तो मैनेजमेंट को ये देखना है कि कौन सा बेस्ट तरीका है, उसी को अपनाना है। अब यहाँ पर साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब का क्या कहता है कि ऐसा नहीं कि जो पहले से किया जा रहा है उसी को अपनाया जाए। मैनेजमेंट अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसे अपनाना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि आपने एक 14 प्रिंसिपल में आपने एक पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, उसमें क्या आपने पढ़ा था कि जो भी होता है, जैसे कि कोई भी बॉस के अंदर ही एक वर्कर होना चाहिए, एक वर्कर के कई सारे बॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जब आपका बॉस जो है आपके वर्कर को ऑर्डर दे रहा है, जब आपका बॉस आपके वर्कर को ऑर्डर दे रहा है, ऐसे समझिए कि हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे कि हम आपको कोई काम के लिए नीचे भेजेंगे और बीच में सुमित सर आ गए, वो भी बोलेंगे कि मेरा भी काम कर दो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले मेरा काम करें कि पहले सुमित सर का काम करें। अच्छा, उसी दौरान अगर मान लो उसी में प्रिंसिपल मैम आके बोल दी कि तुम ये काम करो, तब आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ये बताता है कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि घिसा पिटा कोई पहले से काम पहले से लिखा गया है, जिस रूल के हिसाब से उसी रूल पर चलना है। ठीक है। आपको सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट मेथड है, उसको ऑप्ट करना है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ थंब। In rule of thumb, decisions are taken on the basis of practical knowledge and not on the basis of scientific calculation.
तो टेलर ने हमसे ये कहा इसमें कि आप सभी तरीकों को मत देखो, ऐसा नहीं कि सारे तरीकों को आप ऑप्ट कर रहे हो फिर देख रहे हो कि कौन सा तरीका अच्छा है कौन सा तरीका अच्छा है, मतलब सबको इम्प्लीमेंट करके मत देखो। आप पहले से ही सोच लो कि इसके लिए आपको कौन सा बेस्ट तरीका होगा, सबसे चीपेस्ट। हमने एडवर्टाइजमेंट का आपको एग्जाम्पल समझाया, तो वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो अब हम बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट। तो बेटा हमने आपको ना तीन लेवल मैनेजमेंट पढ़ाया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल जो था या लोअर लेवल था। ठीक है, तो इसमें मिडिल लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल जो करता है वो क्या करता है, वो लिंक क्रिएट करता है। याद है आपको, वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, और ये जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या होता है, हमेशा अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा, ये जो मिडिल लेवल होता है ना, ये हमेशा इसको लगता है कि ये जो वर्कर्स हैं जो नीचे जो काम करे वो काम नहीं करना चाहते, और वर्कर्स को ये लगता है ये मैनेजमेंट जो है हमेशा हमसे काम ही कराने चक्कर में परेशान करते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि इनको ये लगता है जो वर्कर्स है कि ये हम मैनेजर जो है हमारे बारे में एकदम बात नहीं सोचते हैं, हमारे सोशल लाइफ के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो वर्कर और मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारे मैनेजमेंट है और वर्कर, इनके बीच में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि वर्कर को क्या करना चाहिए, तो अब एफ डब्ल्यू टेलर ने इसका जो समाधान है वो क्या निकाला। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि जो मैनेजमेंट है उससे जो भी काम हो रहा है, जो भी उसके प्रॉफिट अर्न हो रहे हैं, जो भी उसके अर्निंग्स हो रहे हैं ना, अर्निंग्स में अर्निंग्स अर्निंग्स में जो है, हमारे टेलर साहब ने कहा कि जो मैनेजमेंट है उसे जो भी अर्निंग्स हो रही है उसमें वो उसे कुछ हिस्सा वर्कर्स को देना चाहिए, उसे वर्कर्स को उसमें से कुछ हिस्सा देना चाहिए। और वर्कर्स से क्या कहा कि वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं कि आए दिनों जो है उन्हें जो है दंगा, मतलब जो होता है ना कि आप स्ट्राइक कर दे रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। वर्कर को हार्ड वर्क करना चाहिए और जो है मैनेजमेंट को उनके हार्डवर्क के रिटर्न में उन्हें बोनस देना चाहिए, उनको जितना प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्कर को लगेगा अच्छी बात है, हम काम ज़्यादा करते तो हमें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, हमें मैनेजमेंट जो है हमारे बारे में सोचता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब इसी चीज़ को देखते हैं, तो इसमें यह भी कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वर्कर जब हार्ड वर्क करेगा, मैनेजमेंट जब जो है प्रॉफिट में से वर्कर को देगा, तो ऐसे केस में ये दोनों लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू टेलर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज important. Management should share the gains of the company with worker, and same time worker must contribute their level बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वही चीज़ है, हमने आपको बताया कि दोनों को, मैनेजमेंट और वर्कर को एक साथ काम करना चाहिए। कोई जो है क्योंकि इन दोनों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक ही अगर काम करेगा तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। ठीक है, और वह जो है मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें प्रॉफिट में से कुछ शेयर वर्कर को देना चाहिए और वर्कर्स को मेहनत करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये भी वही चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें लास्ट में लिखा है नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो ये भी वही बोलता है कि देखिए मैनेजमेंट को इंडिविजुअलिज्म को हटा के कोऑपरेटिवली काम करना चाहिए। क्या हटा के, मैनेजमेंट को ये जो इंडिविजुअलिज्म है ना, इंडिविजुअलिज्म, इसको हटा के कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट को ये ना समझने, मैनेजमेंट ये ना समझे कि सिर्फ वही है तो काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। ठीक है, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो इनके साथ ही इसी वजह से ये काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो है ये जो है एक कोऑपरेटिव वे में काम करना चाहिए। जैसे वर्कर अगर कोई सजेशन देता है मैनेजमेंट को ना, तो मैनेजमेंट को सजेशन लेना चाहिए। ठीक है, और वर्कर कभी स्ट्राइक, तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब मैनेजमेंट जो है वर्कर के सजेशन लेते हैं तो वर्कर को अच्छा लगता है कि अच्छी बात है, हमारे जो है सजेशन मैनेजमेंट जो है वो ले रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी वर्कर आया मैनेजमेंट के पास अपने सजेशन देने, तो मैनेजमेंट जो है वो बोले कि नहीं तुम कौन होते हो सजेशन देने वाले, तुम्हारा काम है काम करना, तुम कौन सजेशन मत दो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्कर्स के बीच में एक एक मैनेजमेंट के प्रति एक गुस्सा रहेगा, उसे लगेगा कि मैनेजमेंट कोई मेरी बात तो सुनती नहीं है, वो अपनी वाली ही करती रहती है। ठीक है,
तो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, कहने का ये तात्पर्य है या ये मतलब है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक हेल्थी कम्युनिकेशन हो जाए, जिसमें वर्कर जो है मैनेजमेंट के पास जाके अपने प्रॉब्लम्स या जो कुछ अच्छा काम हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो जाके ऑर्गेनाइज जो है मैनेजमेंट से डिस्कस कर सके। तो ये है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये चीज़ बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be a complete cooperation between the employees and the management instead of individualism. Competition should be replaced by cooperation. For all important decisions taken by the management, workers should be taken into confidence. It ensures industrial peace. तो यही चीज़ क्या बोलता है कि कॉपरेशन होना चाहिए किसके बीच में, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, ना कि इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म मतलब ये क्या कि कोई एक ही को लगे कि हम ही काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हो रहा है, नहीं तो अगर दूसरा नहीं करेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, हमसे ही सारा बिजनेस चल जाएगा। ठीक है, तो सब मिल के काम करेंगे तभी बिजनेस चल पाएगा। आगे क्या बोलता है, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कॉपरेशन कंपटीशन होने लगा, पता चला हम मार्केट में कंपटीशन नहीं करें, हम अपने ही आपस में ही कंपटीशन करें, तो ऐसे केस में कंपनी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आगे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट वर्कर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। तो वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, मतलब वर्कर से राय लेके ही मैनेजमेंट को डिसीजन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रात रात मैनेजमेंट ने कुछ भी डिसीजन कर लिया और वर्कर से बोला भैया तुमको मानना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्कर जो है वो स्ट्राइक करने लगेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जो मैनेजमेंट में जितने जो वर्कर हैं उनको जो है मैनेजमेंट को समय समय पर क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को उन्हें समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो वर्कर होंगे वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो यही क्या बोलता है, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। Worker efficiency depend upon proper selection, training, and assigning duties according to their qualification. This will ensure the greatest efficiency and prosperity both company and the वर्कर। तो क्या बोलता है, जो इंडस्ट्री जो है उसकी एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, कोई भी फर्म जो है अच्छा जो है मार्केट में काम करेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, सबसे पहले उसके एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करेगा, उसके कैसे एम्प्लॉयज़ है। तो बता, ये जो है प्रिंसिपल ये बताता है कि सबसे पहले आपको जो है प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी सड़क से उठा के ला के आप एम्प्लॉय कर दो, रिक्रूट कर लोगे। तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया एक सिलेक्शन प्रोसेस के तहत एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, और साथ में उसके अकॉर्डिंग टू उसके क्वालिफिकेशन उसको ड्यूटी प्रोवाइड करना चाहिए। अब किसी अकाउंटेंट को आप पकड़े हो, कोई बीकॉम का लड़का, उसको मशीन के सामने खड़ा कर दिया, ऐसे केस में क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट जो एफिशिएंसी, तो जो जिस प्रकार का है उसके उस एफिशिएंसी को बेस्ट बनाना, कैसे बनाएंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। क्लियर है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो पढ़ेंगे।